हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आज हम इंडियन हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक मौर्य वंश। ठीक है, तो हम मौर्य वंश के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं, करने वाले हैं। मौर्य वंश से संबंधित एमसीक्यूज की एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, इससे जस्ट पहले यानी कल के डेट में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए है कोस, बी है स्वामी, सी है जनपद और डी है शत्रु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शत्रु। ठीक है, तो कौटिल्य के सप्तांग यानी कि सप्तांग मतलब था, कौटिल्य का मानना था कि किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य बनने के लिए इन 7 अंगों का होना अति आवश्यक है। तो ये 7 अंग कौन कौन से थे? एक था इसमें से कोस, एक था स्वामी, एक था जनपद, इसके अलावा एक था अमात्य, एक था दुर्ग, एक था कोश। ठीक है, दुर्ग, कोश, मित्र, मित्र और अमात्य। कहाँ पर? यहाँ पर अमात्य। ठीक है, कितने हो गए? एक एक हो गया कोस, एक जनपद, एक स्वामी, 3, चौथा अमात्य, 5वां कोस, छठा दुर्ग और 7वां मित्र। तो ये थे कौटिल्य के सप्तांग, जो किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य बनने के लिए अति आवश्यक है, ऐसा कौटिल्य का मानना था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए है वल्लवी, बी है नालंदा, सी है तक्षशिला और डी है उज्जैनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला आपको पता होगा। तक्षशिला की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे मतलब कौटिल्य थे, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, ये यहीं के एक वरिष्ठ टीचर थे। ठीक है, और यहीं पर ही तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा हुई। तो ये जो नालंदा शिक्षा का केंद्र था, ये बहुत ज्यादा फेमस था मौर्य काल में, और ये मतलब उस टाइम पे पूरे भारत में ही नहीं केवल बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस था तक्षशिला। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, तक्षशिला इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है लेकिन ये भी कई बार पूछा गया है। मैगस्थनीज की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है इंडिका, बी है रहला, सी है किताब उल हिंद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों को आता होगा। तो मैगस्थनीज ने जो रचना की थी वो थी इंडिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रहला की, यानी कि इसकी रहला, तो रहला किताब किसकी थी? रहला इसे हम कहते हैं तारीख ए रहला, ये इब्न बतूता की किताब थी। ठीक है, जो ये इब्न बतूता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक, जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र आएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था इब्न बतूता, और इसने ये अरबी भाषा में किताब लिखी है रहला। ठीक है, रहला। और किताब उल हिंद की बात करें, ये बहुत ज्यादा फेमस किताब है। ये जो किताब है अल बरूनी की किताब है। ठीक है, अल बरूनी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, अल बरूनी की किताब है। और आपको पता होगा महमूद गजनवी जब भारत आया था, इसने भारत में 16 बार आक्रमण किया था ना। तो ये भारत आया था जब महमूद गजनवी, तो उसके साथ ही उसका दरबारी कवि था अल बरूनी। इसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद, इसे 11वीं सदी का दर्पण भी कहते हैं भारत का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिका। ठीक है, इंडिका इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, तो इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है अशोक के मस्की अभिलेख से। ठीक है, अशोक के मस्की अभिलेख से, बी है अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से, सी है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से और डी है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, कहां पर? अगर हम बात करते हैं सुदर्शन झील की, तो यह है गुजरात में। गुजरात में एक पहाड़ी है गिरनार। ठीक है, तो गिरनार पहाड़ी पर स्थित है सुदर्शन झील। और
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो ये रुद्रदामन का अभिलेख है। रुद्रदामन एक शक शासक था, बहुत फेमस शासक था, और ये जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, ये बहुत फेमस है, बहुत। ठीक है, क्योंकि ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये भारत का पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था, ये पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हमें सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, तो इस सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य के अन्य नाम बताइए। ऑप्शन ए है कौटिल्य, बी है विष्णुगुप्त, सी है बोध, ए और बी दोनों, और डी है क्षेमेंद्र। तो चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए कौटिल्य, ये भी था, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ये भी था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, कौटिल्य तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है, ध्यान रखना है विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त भी चाणक्य का एक अन्य नाम था। और ऐसे क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आते हैं जिसमें ऑप्शन दिया होता है ए और बी दोनों, तो मैक्सिमम केसेस में ए और बी दोनों वाला ऑप्शन ठीक होता है। आप ऐसे भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य शासन काल में रज्जुक थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रज्जुक क्या थे? ठीक है, ऑप्शन ए है सामंत थे, बी है अधिकारी, अधिकारी वर्ग को कहते थे, सी व्यापारी, व्यापारी वर्ग को रज्जुक कहा जाता था, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिकारी। ठीक है, जो रज्जुक कहा जाता था अधिकारी को। और अगर हम इन अधिकारियों की बात करें तो जैसे आज होता है कलेक्ट्रेट, यानी कि जिला स्तरीय जो अधिकारी होता है, वही जो है रज्जुक कहलाते थे मौर्य शासन काल में, जैसे आजकल के कलेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी अधिकारी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किस भिक्षु से ली थी। ऑप्शन ए है उपगुप्त, बी है वसुबंधु, सी है ब्रह्मगुप्त, या फिर डी है नागसेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उपगुप्त। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु था उससे उससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी अशोक ने। और कलिंग युद्ध के बाद आपको पता ही होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य शासन में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यह भी एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रूपक, बी है पर्ण, सी है पंचमार्क, या फिर डी है दीनार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पर्ण। ठीक है, तो मौर्य शासनकाल में प्रचलित मुद्रा जो थी उसका नाम था पर्ण। ठीक है, रूपक की अगर हम बात करें तो एक गुप्तकालीन मुद्रा थी, ये चांदी के सिक्कों को कहते थे। ठीक है, चांदी के सिक्के। और ये दीनार जो था ना, ये कहते थे सोने के सिक्के को। कब? गुप्त काल में। अभी हम मौर्य काल पढ़ रहे हैं ना, तो मौर्य काल में मुद्रा का नाम था पर्ण, गुप्त काल में रूपक चांदी के सिक्के थे, और दीनार सोने के सिक्के। पंचमार्क ये सबसे पुराने सिक्के, सबसे पहले जो सिक्के चले थे उनको पंचमार्क या फिर आहत कहते थे, आहत। ठीक है, पंचमार्क या फिर आहत सबसे पहले सिक्के जो चले थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो ये क्वेश्चन आसान जरूर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, बी है सामाजिक जीवन, सी है राजनीतिक जीवन, या फिर डी है धार्मिक जीवन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक जीवन। ठीक है, यानी कि बुक तो अर्थशास्त्र नाम से है, लेकिन राजनीतिक महत्व उसमें दर्शाया गया है मौर्य वंश का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था ना, बाद में प्रकाशित किया था डॉक्टर साम शास्त्री ने। किसने किया था? डॉक्टर साम शास्त्री। ये क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है फैक्ट भी, कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रकाशित किया था डॉक्टर साम शास्त्री द्वारा। ठीक है, जो राजनीति विज्ञान पर या राजनीतिक जीवन पर आधारित है मौर्य वंश की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध किस मौर्य शासक से है? ठीक है, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक, डी है बृहद्रथ।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो श्रवणबेल गोला जो जगह है ये पड़ती है कर्नाटक में, और इसका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से। अपने आखिरी समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक गया, और इसने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति मतलब होता है, जैन धर्म में होती है ये पद्धति। इसका मतलब होता है भूख और प्यास, मतलब भूखे रहना, न खाना खाना है न पानी पीना है, ऐसे ही एक व्रत उपवास रख के प्राण त्याग देने हैं। तो ये संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, श्रवणबेलगोला में। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु, भद्र, ठीक है, भद्रबाहु। तो उनका नाम था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु से ही मतलब इन्होंने ये पता किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भद्रबाहु की के आदेशानुसार ही मतलब इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था जिसने श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख से बुद्ध के जन्म का पता चलता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है निगाली सागर अभिलेख, बी है भाभू और बैराट अभिलेख, सी है रुम्मन देवी अभिलेख, और डी है सोपारा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रुम्मन देवी अभिलेख। कहाँ है रुम्मन देवी अभिलेख? तो ये है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में अभिलेख है। आपको पता है बुद्ध का जन्म भी लुम्बिनी नेपाल में ही हुआ था। तो रुम्मनदेही अभिलेख से बुद्ध के जन्म का पता चलता है हमें। ठीक है, अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः अशोक किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है। अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः अशोक किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सम्राट, बी है प्रियदर्शी, सी है चक्रवर्ती, या फिर डी है शाक्यमुनि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। तो ये ध्यान रखना है कि अशोक का नाम अशोक बहुत कम मिलता है, बल्कि इसका नाम प्रियदर्शी बहुत ज्यादा मिलता है। या फिर यूं कहो कि देव नाम प्रियदर्शी, ये खुद को कहता था देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक का जो नाम है वो मैक्सिमम अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना गया है अशोक को, ना कि अशोक नाम से। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमें एक साइड जो है मतलब प्रधान बताएंगे, जैसे राजस्व विभाग का प्रधान कौन था, और दूसरे साइड उसे क्या कहते थे। जैसे राजस्व विभाग का प्रधान था उसे क्या कहते थे, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश उसे क्या कहते थे। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं। और इसमें से हर एक, जैसे कि ये ए में है राजस्व विभाग का प्रधान, ठीक है, बी में है फौजदारी न्यायालय का, तो ये अलग अलग प्रश्न है। ठीक है, इसमें ये मिलान के माध्यम से हमें लगभग 5 प्रश्न एक ही प्रश्न के रूप में कर रहे हैं। तो इसे देखते हैं जरा, सही मिलान कीजिए। तो ऑप्शन ए है, मतलब ए नंबर पर है राजस्व विभाग का प्रधान। ठीक है, ये क्या कहलाता था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाता था? राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष ये क्या कहलाता था? वन विभाग का अध्यक्ष इसे क्या कहते थे? और छापे खाना या मुद्रा विभाग का अध्यक्ष ये क्या कहलाता था? तो इसको हम देखते हैं, मिलान करते हैं इसका। तो राजस्व विभाग का जो अध्यक्ष यानी प्रधान था उसे हम कहते थे, राजस्व विभाग का प्रधान को हम क्या कहते थे? समाहर्ता। ठीक है, किसमें है? तीसरे नंबर पर। तो राजस्व विभाग का प्रधान कहलाता था समाहर्ता। ठीक है, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, तो फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश था उसे कहते थे प्रदेष्टा, प्रदेष्टा यानी कि चौथा। वन विभाग का अध्यक्ष आर्टविक था, आर्टविक है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर। और राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष छूट गया, तो इसे हम कहते थे सीता भूमि। ठीक है, सीता भूमि से कहा जाता था। और छापे खाना मुद्रा विभाग का अध्यक्ष जो था इसे कहते थे लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, ये सब के सब अलग अलग प्रश्न हैं ये, और ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये सीता अध्यक्ष जो है दिख नहीं रहा है अभी,
तो राजस्व विभाग का प्रधान कौन हो गया? समाहर्ता हो गया, यानी कि पहले का हो गया 3। उसके बाद फौजदारी न्यायालय का हो गया प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का हो गया। उसके बाद हो गया 2। उसके बाद कृषि विभाग का कौन था? तो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे हम कहते थे सीता भूमि। ऑप्शन ये वाला है 5वां। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया 5। और वन विभाग का अध्यक्ष हो गया आठविक, यानी कि ये वाला। तो फिर हो गया उसके बाद 2। छापे खाने या फिर मुद्रा विभाग का हो गया लक्षण, यानी कि 1। ठीक है, तो ये बन रहा है, एक बार फिर से मिलाते हैं इसको। राजस्व विभाग का प्रधान कहलाता था समाहर्ता, यानी कि पहले का आएगा 3। ठीक है, 3। उसके बाद आएगा फौजदारी न्यायालय, फौजदारी का आएगा प्रदेष्टा, यानी कि उसके बाद आएगा 4। उसके बाद आएगा राजकीय कृषि विभाग का कहलाता था सीता भूमि। ठीक है, उसके बाद आएगा यानी कि 5वें में है। उसके वन विभाग का हो गया आठविक, यानी कि दूसरा। फिर छापे खाने का हो गया लक्षणादेश, यानी कि पहला। तो 3 4 5 2 1। ठीक है, 3 4 5 2 1 ये किस में है देखते हैं। 3 4 5 ये है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 4 5 2 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मौर्य वंश से संबंधित। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।